अगर खाली ये कि तय कर रहे हैं कि ऊपर गया तो वैल्यूएशन मल्टीपल क्यों बढ़ गए, वो एक डिफरेंट इशू। लेकिन सर हम लोग नहीं जाते उस पर बहुत ज़्यादा अडानी वाले मसले में, क्योंकि वो अब हमको ही नहीं पता जांच में क्या निकल के आएगा। लेकिन जिस दिन 2 महीने बाद जांच में आएगा हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। अभय दुबे जी, राजनीतिक मसला है ये एक, और उसमें अपने अपने हिसाब से एजेंडा सेटिंग हो रही। मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि राहुल जी ने क्या कहा, फिर मोदी जी ने कहा था कि उस देश में बहुत शर्म महसूस होती जहां मैं पैदा हुआ। ये तो सब ऑप्टिक्स हैं। असली खेल क्या है पीछे का, ये बताइए ना। आप तो सर बहुत अनुशीलन करते रहते हैं। आप मुझसे बहुत ज्यादा उम्मीदें रख रहे हैं। मोटे तौर पर जो आशुतोष जी ने कहा है और रामकृपाल जी ने कहा है, मैं उनके विश्लेषण से भी सहमत हूं और उनकी भावनाओं से भी सहमत हूं। और मैं आपकी इस बात से भी सहमत हूं नीरज जी कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी अगर ठीक से जांच करे और जांच में ईमानदारी बरती जाए तो वो मसला उसकी भी जांच कर लेगी जिसका जिक्र आशुतोष जी कर रहे हैं, जो उसके टर्म्स और रेफरेंसेस में साफ तौर पर मौजूद नहीं है। बात वहां भी जाएगी, और अगर वहां बात गई तो इस बात का एक अंदेशा है कि इस रिपोर्ट से वो जिन्न निकल सकता है जिस जिन्न का विपक्ष को इंतजार है। यानी अदानी का मसला नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक ट्रिगर पॉइंट का काम कर सकता है। इस बात की संभावना उस कमेटी में है मौजूद। वो संभावना साकार होगी कि नहीं होगी इसकी कोई भविष्यवाणी भी नहीं कर सकता, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की अगर जांच की जाएगी तो उस जांच की आंच भारतीय जनता पार्टी, सरकार और प्रधानमंत्री तक आ सकती है। इसकी संभावनाएं, मैं नहीं कहता हूं कितने प्रतिशत हैं, लेकिन कुछ ना कुछ संभावनाएं जरूर हैं। ये तो पहली बात रही। इसलिए सरकार की बेचैनी जो है वो उसका कारण इसमें निहित है इसके अंदर। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि एक नागरिक के तौर पर अगर मैं विदेश जाऊं तो मुझे पूरा अधिकार है कि मैं विदेश की धरती पर मोदी सरकार की आलोचना करूं या तारीफ करूं, या देश की किसी भी पार्टी की, किसी भी सरकार या किसी भी पार्टी की मैं आलोचना करूं। कोई मुझे इस काम से रोक नहीं सकता, ना मुझे कानूनन भी इस काम से नहीं रोका जा सकता। लेकिन मैं जो कहूंगा उसकी समीक्षा अवश्य होगी कि आखिरकार मैंने कहा क्या। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने और तो सब कुछ ठीक कहा, मैं मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक बात उन्होंने जो राहुल गांधी ने कही, जिसको बाद में उन्होंने थोड़ा सा लपेटा भी, उसको संशोधित भी किया, लेकिन पहले वो उस बात को कह गए। उन्होंने पश्चिमी लोकतंत्रों की इस बात के लिए आलोचना की कि वे भारत में जो मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है उसकी वजह से लोकतंत्र की जो क्षय हो रहा है और विकृतियां आ रही हैं, उसमें वो कुछ कर नहीं रहे, उन्हें कुछ करना चाहिए। ये एक तरह से विदेशी हस्तक्षेप को न्योता था। कोई विदेशी हस्तक्षेप, भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, कोई विदेशी हस्तक्षेप नहीं करने जा रहा है, हमें पता है, लेकिन ये विदेशी हस्तक्षेप को न्योता था। और भारत की जो तमाम जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसियां जो हैं वो इस मसले को पकड़ सकती हैं। मुझे इस बात को लेकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरू में इस बात को समझा नहीं। आप देखिए राहुल गांधी के भाषण की जो शुरुआती भाजपा की तरफ से आलोचना आई उसमें ये पहलू नहीं था, लेकिन जब नीरजा चौधरी ने इंडियन एक्सप्रेस में इस पहलू को उठाया और उस पर जोर, नीरजा चौधरी कोई भारतीय जनता पार्टी की समर्थक नहीं है, हम सब लोग जानते हैं कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम सभी के मन में उनके प्रति इज्जत है, वो निष्पक्ष बात बोलती हैं जो उनकी समझ में आता है। जब उन्होंने इस मसले को उठाया और रेखांकित किया कि राहुल गांधी ये बहुत ही ट्रिकी मसला है, राहुल गांधी को ये नहीं उठाना चाहिए था, उसके बाद भाजपा ने इसे पकड़ा। अब भाजपा इस मसले को हथियार बनाकर, जो कि आशुतोष ने कहा मैं उससे सहमत हूं कि वो अदानी के मसले पर विपक्ष के हमले की धार को यहाँ पे भाजपा खुद करना चाहती है। इसलिए भाजपा इस हद तक चली गई है कि संसद नहीं चलने देना चाहती। जो कुछ भाजपा के खुद के जो पिछली दावेदारियां हैं, जब विपक्ष संसद नहीं चलने देता था किसी मसले पर, तो भाजपा के तमाम प्रवक्ता आगे यहाँ पे कहते थे कि भाई संसद चलने दो, आप भी कहते थे संसद चलने दो, सभी लोग कहते थे संसद चलने दो। अब सरकार खुद ही संसद नहीं चलने दे रही है। ये बात बताती है कि अदानी वाला मसला भाजपा को डर है कि कहीं अभी तो नहीं लेकिन आगे चलकर कहीं ट्रिगर पॉइंट ना बन जाए। तो आशुतोष जी, यही वाली बात तो मैं आपसे खूब पूछ रहा था। देखिए मैं तो आज एंकर की भूमिका में मेरा कोई राय का मतलब नहीं यहाँ पे, लेकिन मुझे लगा ये वाला सेंटेंस जो उन्होंने कहा ना कि ऑब्वियस है यार, ये लोग ऐसे आरोप कांग्रेसी नेताओं के ऊपर कई बार लगे, मणिशंकर के ऊपर भी लगा कि वो लोग पाकिस्तान जाते हो, आप लोग कुछ करते हो, वो क्या करेंगे? इस पर तो आपत्ति होनी चाहिए ना, जो दुबे जी कह रहे हैं। आप कह रहे हैं नहीं, उसमें भी कोई गलती नहीं है। अनम्यूट करिए आशुतोष जी, अनम्यूट करिए। अभय जी को उस पर आपत्ति हो सकती है और मुझे भी अधिकार है कि मुझे उस पर आपत्ति ना हो। तो ये अभय जी का अपना नजरिया और मेरा अपना नजरिया है, क्योंकि आज की तारीख में जब हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिज्म की बात की जाती है,
जिस समय की बात हम करते हैं उसमें फ्री स्पीच सब्जेक्ट टू क्या बोलते हैं उसको, सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस है। फंडामेंटल राइट्स में भी वो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस है। लेकिन जब हम फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिज्म के युग में रह रहे हैं तब मुझे लगता है कि इस बारे में हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है। हाँ, अगर राहुल गांधी ने जो बात कही थी अगर उसके बाद अगर उन्होंने उस पर क्लैरिफिकेशन नहीं दिया होता और जो सवाल उनसे पूछा गया उस पर जिस मजबूती के साथ उन्होंने जवाब दिया है, इसका मतलब स्पष्ट है कि वो उनको उनके उस छोटे से बयान को आप बिल्कुल अलग करके नहीं देखना चाहिए। अगर अलग करके देखेंगे तो शायद हम उनके साथ थोड़ा सा नाइंसाफी करेंगे। मेरा तो ये मानना है कि अगर वो उसके साथ नहीं भी हो तो भी बात होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग बड़े बड़े जो विद्वान हैं वो नोम चॉम्स्की का तो नाम लेते हैं, और वियतनाम युद्ध के दौरान जिस तरीके से अमेरिका की धज्जियां वहां के इंटेलेक्चुअल वर्ग ने उड़ाई थी, तो फिर वो सारे लोग देशद्रोह की श्रेणी में आ जाएंगे। और जिस तरीके की फिल्में बनी हैं, जिस तरीके का, और ये पूरी डिबेट अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में 1973 में गई थी। आशुतोष जी, आप ग्लोबल विलेज के सदस्य हैं, ये बात अच्छी बात है, लेकिन इसमें देखिए क्या है ना दिक्कत, ये बात बोलने में, किताबें पढ़ने में, जब हम लोग एमए कर रहे थे राजनीति शास्त्र से, तो बहुत बढ़िया लगता था सब पढ़ने में, टीएच ग्रीन के सेंटेंस बड़े शानदार लगते थे। लेकिन अमेरिका और यूरोप का इतिहास आप ताज़ा देखिए, यूक्रेन की तबाही का मंजर क्या चल रहा है, कि मैं ये बहुत नहीं सुनिए, पहले सवाल सुनिए सर, अंडरलाइन करके मैं कह रहा हूँ कि एक देश तबाह कर दिया गया और उसको हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं, उसको पैसे दिए जा रहे हैं, उन दोनों शक्तियों की ओर से ये कोशिश की गई एक बार भी रशिया से बात करके कि यार इसको बंद करो। नुकसान किसका हो रहा है? यूक्रेनियन पीपल का। इराक में क्या किया था, मिला था वहां पे कोई बम, तबाह कर दिया उस देश को। तो आप ऐसे देशों को या ऐसे ग्लोबल विलेज में मेरा कोई बिलीव नहीं है जहां पे फॉल्स नैरेटिव्स चलते हैं, और ग्लोबल पॉलिटिक्स आप मुझसे ज्यादा समझते हैं किस तरीके खेल खेला जाता है। तो मैं ये इस तर्क में नहीं छिप सकता कि अब आजकल तो पूरा ग्लोबल विलेज है इसलिए बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। आ रहा हूँ रामकृपाल, जा रहा हूँ आपके पास जा रहा हूँ सर। हाँ, नीरज जो बात आप कह रहे हैं, हमको और हम सब लोग यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए चीजों को उसके समग्रता में देखने की कोशिश करनी चाहिए। जब भी अमेरिका का इतिहास लिखा जाएगा, जब से उनका संविधान लागू है तब से लेकर अभी तक, तो अमेरिका को एक डेमोक्रेटिक स्टेट कहा जाएगा जिसमें एबरेशंस रहे हैं, जिसमें उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब भी गिराया है। और तो हम इस तरीके के एबरेशंस, इस तरीके के एक्सेप्शंस होते, लेकिन हमको इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि वो हम यहाँ अमेरिका के पैरोकार नहीं है। जब वियतनाम वॉर हो रहा था तो किस तरीके से अमेरिकन सोसाइटी ने रिवोल्ट किया था और वर्चुअली वहां के शासन को मजबूर कर दिया था वापस करने। ये एक्सक्यूज नहीं हो सकता ना आशुतोष सर कि उनके इतिहास में एबरेशंस लिखे जाएंगे। मेरी बात सुनिए, वो सॉरी बोल देते हैं इसलिए उसको माफ कर देना चाहिए, ये लॉजिक नहीं चलेगा। मेरी बात सुन लीजिए। हम 1962 में जब चीन के साथ हमारी जंग होती है तो संसद बाकायदा उस पर बहस करती है। आज की तारीख में अगर आप उसको कहें तो देशद्रोह की श्रेणी में होगा और कहा जाएगा कि आप सेना का मनोबल गिरा रहे हैं। दरअसल तो 62 से 2022-23 तक हम आगे गए या पीछे गए, लेकिन जब हिंदुस्तान का इतिहास लिखा जाएगा उसमें 62 का भी जिक्र होगा, उसमें 2023 का भी जिक्र होगा, और एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ, इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ हम भारत के लोकतंत्र के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें इमरजेंसी जो है वो डोमिनेंट फीचर नहीं होगा। या मोदी जी, आशुतोष जी बहुत ग्लोरियस हिस्ट्री के लिए प्रेजेंट में काम करना पड़ता है, बहुत शानदार इतिहास लिखने के लिए। अमेरिका का इतिहास कैसा लिखा जाए, हमें क्या करना। रामकृपाल जी, आप जवाब देना चाह रहे थे और दुबे जी मैं आपके पास आता हूँ। पहले रामकृपाल जी आप बताइए, क्या ये इस तथ्य में छिपा जाता है कि राहुल जी ने बाद में रफू कर दिया था दूसरे इवेंट में? नहीं, मैं केवल एक बात, जो भी बात हो रही थी, अगर कोई सवाल हो तो भी बोल दीजिए। नहीं सवाल नहीं सर, आप बोलिए सर। देखिए, हम लोग बहुत एकेडमिक बहस कर रहे हैं, मामला इतना एकेडमिक है नहीं, ईमानदारी की बात है। देखिए, मैंने जो ये कहा कि मैं राहुल जी की अभिव्यक्ति की आजादी के लिए जीवंत लड़ता रहूंगा, ये उनको अभिव्यक्ति की आजादी पूरी है। वो अभिव्यक्ति की आजादी चाहे वो अपनी पार्टी को डुबाने के लिए करें या उसको बचाने के लिए करें, पूरी आजादी है। मैं केवल एक बात कह रहा हूं कि देखिए, ये पहला मौका नहीं है। राहुल गांधी पर सबसे बड़ा आरोप ये लगता रहा है कि वो बीजेपी के विरोध में राष्ट्र विरोधी हो जाते हैं। चाहे वो आप देखें, वो ये हमारा जो स्ट्राइक रहा है
भारत ने वहां किया हो, जब उसके सबूत मांगे गए, या तमाम ऐसे मौके आते हैं जबकि उनकी आवाज को ये माना जाता है, ये प्रचार किया जाता है। और मैं नहीं कह रहा हूं कि सच्चाई है या नहीं है, मैं इस बात पे भी आ रहा हूं कि राहुल को कांग्रेस के अगर हित में होना तो खुद उनको मैं कोई ऐसी बात कहूं जिससे बीजेपी को यह मौका मिल जाए कि ये राष्ट्रद्रोही बातें कर रहे हैं या राष्ट्र विरोधी हैं।